Yes, welcome back. I hope I am audible to all of you. Good evening, everybody. Let's start जहाँ से हमने कल छोड़ा था. वेलकम एवरीवन. कल हम टॉपिक कर रहे थे दिल्ली सल्तनत हमने स्टार्ट किया था. तो हमने बलबन को तक हम पहुंच गए थे. बलबन हमारा एक टॉपिक है. हम वो कर रहे थे. तो आज इसको कंटिन्यू करते हैं. कल हमने पढ़ा था कि बलबन ने 1266 में बैठा गद्दी में और 1286 तक उसको अप्रोक्सीमेटली रूल था एडी तक. और इसने बड़े ही ऑटोक्रेटिक मैनर में अपना रूल किया था. बहुत ही बादशाही, बहुत बड़ी ही हार्ड कोर इश्यूज चलाए इसने और डिक्टेटरशिप पूरी थी इसकी. और इसने अपनी जो मोनार्की की पावर है उसको एनहांस किया. मोनार्की को इसने स्ट्रेंथन किया, यानी बादशाहियत को स्ट्रेंथन किया, बढ़ावा दिया उसको. इसके अकॉर्डिंग जो सुल्तान है वो ये कहता है, यानी जो किंग है, जो मुस्लिम किंग दिल्ली सल्तनत का है, वो शेडो ऑफ गॉड है. अर्थ के ऊपर वो गॉड की परछाई है. ये उसको कहता है कि ये जिल्ले इलाही है. जिल्ले इलाही मतलब शेडो ऑफ गॉड. ये अपने बेटे को किंगशिप थ्योरी समझा रहा है. उसमें समझाते हुए लिख रहा है कि सुल्तान तो जो होता है किंग, गॉड की शेडो होता है, यानी उसको डिवाइन पावर दे रहा है. गॉड की तरह ही किंग को माना जाए, इसका मतलब ये, यानी डिविनिटी जोड़ दी उसके साथ. और इसने अपनी कोर्ट को पर्शियन मॉडल पे डेकोरेट किया था. पर्शियन मॉडल पे ये खुद भी अपने आप को पर्शिया के एक बड़े राजा की डिसेंडेंसी, यानी उसका वंशज बताता था अपने आप को. और इसने अपनी कोर्ट को जो पर्शियन मॉडल पे किया, उसमें क्या किया, बड़े ही रीगरस, यानी हार्ड, कठोर कोर्ट डेकोरेट की थी इसने. इवन नो बडी वॉज अलाउड टू लाफ इन कोर्ट. नो बडी वॉज अलाउड टू लाफ. हंस नहीं सकता कोई. इसने रोज मिलिट्री यूनिफॉर्म में जाना है कोर्ट में, और कोई हंस नहीं सकता. हार्ड पनिशमेंट्स हैं. और जिले इलाही मैंने पहले बता दिया, ये अपने आप को बता ही गॉड की शेडो रहा है. बहुत ही हाई डिसिप्लिन कोर्ट में मेंशन किया है इसने, मेंटेन किया है, सॉरी. इसकी कई प्रैक्टिस इसने, मैंने बताया, पर्शियन मॉडल पे कोर्ट डेकोरेट की थी. तो पर्शियन फीचर में से एक फीचर था नवरोज, मतलब 9 days फेस्टिवल. इसने एक प्रथा चलाई कि 9 दिन का नवरोज फेस्टिवल मनाया जाएगा. नवरोज क्या मतलब, किंग का जो बर्थडे आएगा वो सेलिब्रेट करेगी सारी जनता, सारी रियासत. और 9 दिनों तक पूरे राज में सेलिब्रेशन चलती रहेगी कि हमारे सुल्तान का बर्थडे है. सेलिब्रेशन कैसे होंगी, तुलादान हो सकता है. तुलादान मतलब किंग को, सुल्तान को तोल के उसके बराबर सोना चांदी पैसे बांट देने. उसको दूध से नहाया जाएगा, मिल्क बात होगी, दूध से नहा दिया. सब जगह लंगर लगा दिए खाने पीने के. सब लोग मिलके सेलिब्रेट कर रहे हैं, पूरा राज, पूरा हिंदुस्तान कर रहा है. इसको बोलते हैं नवरोज फेस्टिवल. ये भी पर्शियन तरीका है. इसने 2 पर्शियन फीचर और इंट्रोड्यूस किए थे. एक को बोलते हैं सिजदा, और एक को बोलते हैं पेबोज. सिजदा मतलब झुकना, किंग के आगे झुकना, प्रोस्ट्रेशन, यानी पूरी तरह से झुक के सलाम ठोकना. और पेबोज मतलब किसिंग फीट ऑफ सुल्तान, सुल्तान के पैरों को किस करना. ये पर्शियन मॉडल है. सिजदा मतलब कि किसान, सुल्तान को अगर किसी ने मिलने आना है या दूर से ही देख लिया, तो दूर से ही हाथ नीचे पैरों से ऊपर तक सलाम करना शुरू कर देंगे, झुक के सलाम कर देना. और तब तक करते रहना जब तक उसके पास नहीं पहुंच गए. ऊपर देखना भी नहीं है, और उसके पहले पैरों को किस करना है, यानी उसके पैरों के आगे मिट्टी को किस करना है. उसको बोलते हैं पेबोज. सीधा मतलब झुक जाना है और सलाम करते करते उसकी तरफ जाना है, और फिर उसके पैरों को टच करके किस करके फिर बातचीत शुरू करनी है. ये प्रैक्टिस थी. सिजदा मैं समझा पाया हूँ, क्योंकि मैं आमतौर से आपने कुछ मुस्लिम सीरियल्स और
पुरानी फिल्मों में देखा होगा, जब किंग क्योंकि सुल्तान की है तो उसमें झुक के उसको सलाम करते हैं, उसके पैरों तक आते, वो प्रैक्टिस इसने शुरू की थी। इसने पॉलिसी चलाई थी आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। समटाइम वी कॉल इट ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, एक ही बात है, ब्लड एंड आयरन कह लो या आयरन ब्लड कह लो। यानी अपनी इसने एडमिशन को बड़ी सख्ती से मैनेज किया था। इसने सबसे पहले तो जो चलीसा थी, जो मैंने कल बताई थी, जिसको चहलगानी भी बोलते हैं, जिसका ये खुद हेड रहा है, और इसी का हेड रहते इसने नसीरुद्दीन मसूद को मारा था, फिर किंग बना था। तो प्रथा बन गई थी, जो भी चलीसा का 40 लोगों की एक बॉडी थी जो किंग को एडवाइस करती थी, इल्तुतमिश ने बनाई थी, वो चलीसा का इसने अंत कर दिया था। कुप्रथा आ गई थी कि जो चलीसा का हेड बनता था वही किंग को मार के गद्दी बैठता था। अब ये चलीसा का हेड था, ये किंग बना, तो इसको लगता था कि अगला जो चलीसा का हेड होगा वो मुझे मारेगा। तो व्हाट ही डिड, ही किल्ड ऑल द 40 मेंबर्स ऑफ चलीसा। 40 मेंबर चलीसा के ओवरनाइट, रातों रात बना दिए। ओवरनाइट का मतलब है 2-3-4 दिन में मार दिए होंगे, ओवरनाइट बोलते हैं। फाइन। यानी चलीसा खत्म कर दी, मर्डर ही कर दिए, सोए हुए भी कई मार दिए रात को, ताकि बॉडी खत्म कर दो। इसने नॉन जो टर्क थे, नॉन टर्क्स, उनको अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में जॉब से निकाल दिया कि मैं इन पे विश्वास नहीं करता हूँ। इसको नॉन टर्क्स के ऊपर विश्वास नहीं था। नॉन टर्क का ना मुस्लिम सोसाइटी में उस समय लोअर स्टेटस था, लोअर कास्ट कह लो माने, यानी लोअर स्टेटस है। हालांकि ये खुद भी एक लोअर नॉन टर्क रह सकता है, पर इसने अपने आप को पर्शिया के किंग से, हायर कास्ट से जोड़ के अपना स्टेटस ऊंचा दिखा दिया है, ये भी वही था। लेकिन इसने अपने बायोग्राफी में बच्चे को बताते हुए लिख रहा अपने कि मेरा हाथ मेरी स्वॉर्ड पे ऑटोमेटिकली चला जाता है व्हेन आई सी लो बर्न टॉक। मैं किसी भी लो बर्न टॉक को देखता हूँ, मुझे इतना गुस्सा आ जाता है, मेरी नर्व्स में खून तेज हो जाता है, तो मेरा हाथ तलवार पे चला जाता है कि मार दूं उसको, फिर मैं बड़ी मुश्किल से रोकता हूँ, इतनी नफरत थी इसको लो बर्न टॉक्स से। इसलिए नॉन टॉक्स को और लो बर्न टॉक्स को इसने एडमिशन लिया ही नहीं कभी भी। मुस्लिम समाज में एक रिलीजियस क्लास होती है उलेमास। दो क्लासेस होती हैं, एक सैयद और एक उलेमास। उलेमास बड़ी ही रिस्पेक्टेड धार्मिक क्लास है, जैसे मौलवीज हो गए या और धार्मिक हो गए। सैयद अपने आप को मोहम्मद प्रॉफिट की लाइन में से मानते हैं कि हम उनकी जनरेशन में से हैं, उनकी डिसेंडेंसी हैं, तो इनको हम कई बार नोबिलिटी या रिलीजियस ग्रुप बोल देते हैं। इसने उलेमास को गाइड कर दिया, इंस्ट्रक्ट कर दिया कि आप सिर्फ अपने धार्मिक मैटर में ही इंटरफेयर करेंगे और स्टेट मैटर में नहीं आएंगे, स्टेट मैटर में नहीं आएंगे, पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, नॉट टू इंटरफेयर इन पोलिटिकल एक्टिविटीज। पर फिर भी थोड़ा बहुत करते रहे। असली सख्ती तो फिर अलाउद्दीन खिलजी ने बाद में दिखाई थी, जिसने बहुत बड़ी पनिशमेंट दी थी अगर किसी ने इंटरफेयर किया तो। इसने एक बहुत ही बड़ी सेंट्रलाइज आर्मी बनाई, मेंटेन की, और अपने जितने अपने खिलाफ रिवोल्ट या इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हुए थे वो इसने चेक किए थे। इसलिए कई रिवोल्ट हुए हैं। इसने तुगरिल खान का रिवोल्ट हुआ था, तुगरिल खान का एक बंगाल में, उसको सप्रेस किया इसने। इसके टाइम पे जो मंगोल थे वो अटैक होना शुरू हो गए, इसके टाइम पे बड़े मंगोलियों के अटैक हुए थे, तो इसने अपने बेटों को और अपने एक बड़े जनरल को लगाया था मंगोल्स के लिए। इवन पंजाब तक पहुंच गए थे अटैक, इसने रिपल्स किए थे, इसने वापस भेजे थे। और एक कुछ समय के लिए तो बड़ी सीरियस थ्रेट आ गई थी मंगोल अटैक की, कि सल्तनत खत्म भी हो सकती है। इसने अपने फिर बड़े बेटे को लगाया था, उसने कई अटैक होते थे, एक इसका जनरल था उसने भी एक मंगोल अटैक में ही लॉस्ट हिज एल्डर सन, हिज एल्डर सन डाइड while fighting in Mongol invasion। एक इसका छोटा बेटा था, he died because of illness, बीमारी में मर गया। देन इसकी हिम्मत टूट गई और ये मुश्किल में आ गया, और 1-2 साल बाद ही 1286 में ही डाइड। बिफोर हिज डेथ ही नॉमिनेटेड हिज ग्रैंडसन टू बी नेक्स्ट रूलर कैकुबाद।
कैकू बाद इसका पोता था, इसके बेटे का बेटा, उसको इसने नॉमिनेट कर दिया। बलबन ने एक डिपार्टमेंट बनाया था जिसके लिए जाना जाता है दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज ये मिलिट्री डिपार्टमेंट है, और ये दीवाने अर्ज जो है ये पहले दीवाने विजारत का पार्ट था, विजारत जो कि फिनांस डिपार्टमेंट में आता है। और इसको इसमें से इन्होंने फिनांस और मिलिट्री दोनों कौन देखता था, दीवाने विजारत, उसमें से मिलिट्री डिपार्टमेंट जो था वो अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, और अपना उसको दीवाने अर्ज बना दिया। फाइन। अपनी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी में इसकी बता ही चुका हूं। और याद रखिए दीवाने अर्ज क्या है, मिलिट्री डिपार्टमेंट जो इसने अलग किया फिनांस या सिविल डिपार्टमेंट से, और ये बलबन ने बनाया। इसके टाइम पे अमीर खुसरो को इसने स्पेशल फेवर दिए थे। अमीर खुसरो को, अमीर खुसरो को शायद आपने नाम सुना हो। ये बहुत बड़े पोएट रहे हैं, मजिशियन रहे हैं, ऑथर ऑफ मैनी बुक्स। दिल्ली सल्तनत के टाइम पे अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों की कोर्ट में सर्व किया है। इसकी उम्र काफी लंबी रही है, तो ही सॉ द रूल ऑफ 8 सुल्तान। बलबन के टाइम पे भी ये उसकी कोर्ट पोर्ट में था, तो बलबन ने इसको काफी फेवर्स दिए थे, स्पेशल फेवर, यानी सोने की शर्फियां दे दी, जमीन बांट दी। और आमतौर पर स्कॉलर्स का, नॉलेजेबल लोगों का काफी रोल रहता है। फाइन। अमीर खुसरो ने सितार इन्वेंट किया था कभी, राग ख्याल भी इन्होंने इन्वेंट किया था, राग ख्याल म्यूजिक में। और उर्दू लैंग्वेज के रचयिता भी यही माने जाते हैं, उर्दू लैंग्वेज भी इन्होंने बनाई थी। उर्दू को हम संस्कृत प्लस पर्शियन लैंग्वेज का मिक्सचर बोलते हैं। इसमें पर्शियन वोकेबलरी होती है, फारसी, और संस्कृत की ग्रामर होती है, जो कि उर्दू जो बनाई थी वो अमीर खुसरो ने बनाई थी। इसके बाद कैकूबाद आ जाता है। याद रखिएगा उर्दू बनाई इसने जरूर थी, पर इसको पॉपुलर किया था वली ने। वली, मोहम्मद शाह जब मुगल रूलर आए थे उसके टाइम पे मोहम्मद शाह साउथ इंडिया गया, तो वहाँ पे वली नाम का एक पोएट था, उसने समझ लो कि इसको साउथ इंडिया में पॉपुलर कर दिया, और धीरे धीरे ये बाद में नॉर्थ इंडिया में आई। पॉपुलर करने वाला वली है, लेकिन बनाने वाला मीर खुसरो है। कैकूबाद का पीरियड जो है वो बड़ा छोटा पीरियड है, 1287 टू 90, 3 साल। ये बलबल का ग्रैंडसन है, और नोबल्स ने इसकी डेथ के बाद गद्दी पे इसको बिठा दिया। और नाउ जल्दी ही इसको इसके दूसरा कैकूबाद का एक और भाई था, कैमूर का एक और ग्रैंडसन कैमूर, कैकूबाद का एक और भाई कैमूर। 3 साल बाद नोबल ने कैकूबाद को गद्दी से हटाया और कैमूर को बिठा दिया कि ये बेटर करेगा, वो ठीक नहीं है। पर ये भी सम मंथ्स, कुछ मंथ ही रूल कर पाया। उसके बाद 1290 में एडी में एक फिरोज आया, फिरोज, जो कि वॉर मिनिस्टर है इनका, वॉर मिनिस्टर। वो जलालुद्दीन खलजी के नाम से बाद में किंग बना, और इसी ने खलजी वंश की स्थापना की। फिरोज ने ये मारमूर दिए कैमूर कमूर, अल्टीमेटली जलालुद्दीन खलजी के नाम से किंग बन गया, और इसने खलजी वंश की स्थापना की, खलजीज की। इसने कैमूर को मार के गद्दी हथिया थी, एंड ही लेड द फाउंडेशन ऑफ खलजी डायनेस्टी। खलजी डायनेस्टी का पीरियड 1290 टू 1320 माना जाता है, और इसके फाउंडर जलालुद्दीन खलजी हैं, जलालुद्दीन खलजी। नाउ
जलालुद्दीन खिलजी को कहते हैं कि इसने हिंदूज के साथ इसका काफ़ी बेनवलेंट बिहेवियर था, बड़ा प्यारा रिश्ता बन गया था। अभी तक तो सारे परसिक्यूट करते आए थे या लड़ाइयाँ झगड़े थे, मारते लूटते आए थे, और ये थोड़ा मानो कि सेकुलर कहते माना जाता है। कई बार तो ये वेरी काइंड हार्टेड, कई बार तो लड़ाई में ब्लड शेड होता था, देख नहीं पाता, लड़ाई लड़ने गया, पता चला कि खून खराबा हो रहा है, कहता जी मेरे अपने ही सारे मुस्लिम भाई बहन हैं, मैं इनका मर्डर या इनका खून खराबा या ब्लड शेड देख नहीं सकता। चलती लड़ाई बीच में, जीती लड़ाई बीच में वापस ले जाता था, नहीं मारना लड़ना। चाहे हिंदूज का बेनेवलेंट था माना जाता है, बट इसने कई हिंदूज के टेम्पल प्लंडर किए थे। प्लंडर टेम्पल, ज्वालामुखी टेम्पल, ज्वालाजी वाला, पूरी टेम्पल, कई टेम्पल्स लूटे थे इसने। इसका अपना नेफ्यू था अलाउद्दीन खिलजी, जो इसके बाद किंग बना था। ये इसका नेफ्यू भी था और बाद में इसका सन इन लॉ भी बनता है, यानी बेटी से इसकी शादी होती है इसकी, बाद में वो इसके बाद आता है। इसके टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी ने इससे बिना पूछे साउथ इंडिया अटैक, साउथ इंडिया, और साउथ इंडिया में ये कुछ एरियाज जीत के लूट के आ गया, लेकिन इसने अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को बताया नहीं। अलाउद्दीन खिलजी का नाम है अली गुरसप, अली गुरसप, और अली गुरसप के नाम के बाद ही ये इसका पेट नेम है, मतलब, और अली गुरसप, तब इसको अली गुरसप बोलते थे। इससे बिना पूछे साउथ इंडिया चला गया। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने वहाँ पे बहुत सारा पैसा और धन लूट लिया, और उसको मैसेज भेजा जलालुद्दीन खिलजी को कि मुझसे गलती होगी, मैं बिना पूछे आपसे साउथ इंडिया चला गया। पहला मुस्लिम किंग या पहला मुस्लिम पर्सन जो साउथ इंडिया गया और अटैक किया वो अली गुरसप था। फर्स्ट टू अटैक साउथ इंडिया अली गुरसप, जिसको बाद में अलाउद्दीन खिलजी बोला। किसके टाइम पे गया? जलालुद्दीन के टाइम पे गया। तो किसके टाइम पे पहला साउथ इंडिया अटैक हुआ? जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे, क्योंकि किंग ये है, चाहे किया अलाउद्दीन खिलजी नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी दूसरी बार फिर साउथ इंडिया गया जब वो खुद किंग बना, तो ये याद रखना है। तो इसने मैसेज भेजा कि मुझसे गलती होगी, मैंने बिना पूछे अटैक कर दिया, मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, जितनी वेल्थ है तो माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो इलाहाबाद के पास करा में ये पहुंच गया। तो इसको खुशी हुई जलालुद्दीन खिलजी को कि मेरा जो सन इन लॉ है वो आ रहा है और माफ़ी मांगना चाहता है। वो इसको वेलकम करने के लिए करा में खुद चला गया रिसीव करने, कि मैं रिसीव करूँगा, और वहाँ टेंट लगा दिए, बड़ा इंतज़ाम उसका कर दिया। और जैसे ही ये उसको मिला उसके टेंट में, तो उसकी चाल थी अलाउद्दीन खिलजी की, अपने ही ससुर को मार दिया, अपने ही चाचा को मार दिया समझ लो, और गद्दी हथिया ली इससे। फाइन। अलाउद्दीन खिलजी ने खुद ही इसको कोई एरिया जीत के दिखे थे, तो इसने बोला, पूछा क्या मांगते हो किसी टाइम, कहते तुम्हारी बेटी से शादी करनी है। तो वो मान गया। उसके बाद कई एरिया जीते भी, पर अपनी मनमर्जी करता आया और बड़ा डेंजरस था। जलालुद्दीन खिलजी थोड़ा सॉफ्ट था, और अल्टीमेटली उसका मर्डर कर दिया करा के पास 1296 में, और गद्दी पे खुद बैठ गया। 1296 जो था इसका पीरियड माना जाता 1316 तक। अब अलाउद्दीन खिलजी खुद आ गया। इसने उसकी जो पॉलिसी थी रिवर्स कर दी। वो थोड़ा काइंड हार्टेड था, ये इनटॉलरेंट बन गया। इसने कई ज्यादतियां की। आप शायद इस पिछले साल एक मूवी देख सकते हो, 2 साल पहले, पद्मावत, जो कि इसके ऊपर बनी है। उसमें अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी दोनों दिखाए गए हैं। रजा मुराद ने जलालुद्दीन खिलजी का और रणबीर कपूर ने अलाउद्दीन खिलजी का रोल किया है। अगर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू
से देखोगे काफ़ी चीज़ें उसमें दिखाई हैं। हालाँकि मेनली वो स्टोरी पद्मावती और राजा के चित्तौड़ के राजा रतन सिंह के ऊपर बेस्ड है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल उसमें दिखाया गया है। सो ये थोड़ा हार्ड था और उसने बलबन वाली वो हार्ड पॉलिसी रिवाइव कर दी और रथलेस गवर्नमेंट चलाई, यानी बड़ी खराब गवर्नमेंट चलाई। और अल्टीमेटली कुछ इसने मेजर्स लिए और आगे बढ़ा। इसने बड़ी सख्त पनिशमेंट दी और कईयों की प्रॉपर्टी जब्त कर ली, कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ पीपल आते ही। जो इसने नोबल्स को प्रॉपर्टियां दी थी, जागीरदारी बांटी थी कुछ लोगों को, वो वापस ले ली जो जलालुद्दीन खिलजी ने बांटी हुई थी। कॉन्फिस्केशन होता है प्रॉपर्टियां जब्त कर ली। इसने अपना स्पाइनर सिस्टम या स्पाइस जो अपने थे वो रीऑर्गेनाइज किए, जासूसी विभाग जो था रीऑर्गेनाइज किया। इसको बोलते हैं स्पाइनज सिस्टम स्ट्रॉन्ग किया, खुफिया विभाग। लिक्वर और इंटॉक्सिकेंट पे रोक लगा दी, लिक्वर और इंटॉक्सिकेंट पे रोक लगा दी और सोशल गैदरिंग पे भी रोक लगाई कि मेरी परमिशन के बिना कोई शादियों में इकट्ठे नहीं होंगे, प्लस मेरी परमिशन के बिना कोई भी फेस्टिवल फंक्शन नहीं होगा, और जो शादियां होगी अपनी अपनी क्लास में होगी, हायर क्लास वाला लोअर क्लास से नहीं करेगा। इसके ऑफिसर को बोल दिया क्लास 1 ऑफिसर क्लास 1 के साथ, क्लास 2 ऑफिसर क्लास 2 के साथ, नोबल्स नोबल के साथ शादियां करेंगे। बड़े अच्छे से इसने सख्ती करके ऑर्गेनाइज किया और इसने क्लियरली बता दिया कि मैं किंग हूं एंड किंगशिप नोज नो किनशिप। किंगशिप कभी भी रिलेशनशिप नहीं देखती है, ये इसने क्लियरली बता दिया। और इसने बहुत बड़ी एक स्टैंडिंग आर्मी बनाई थी, क्योंकि इसका ड्रीम था मैं पूरा वर्ल्ड जीतूंगा, वर्ल्ड विक्ट्री चाहता था। उसके लिए इसने स्टैंडिंग आर्मी बनाई थी। इसके 2 ड्रीम थे, पूरे वर्ल्ड को जीतना प्लस मोहम्मद प्रॉफिट की तरह खुद का एक रिलीजन बनाना। पर दिल्ली के काजी ने इसका फ्रेंड जो था इसको वार्न कर दिया कि दोनों ही ड्रीम तेरे लिए खतरनाक है, तो उसने बंधन करना शुरू कर दिए। अपने आप को ये डेप्टी ऑफ खलीफा बोलता था, पहले 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 खुद ही खलीफा बन गया था, बाद में डेप्टी बोलने पड़ा। और इसने खलीफा से मंशूर भी नहीं ली थी, जो ज़्यादातर दिल्ली सल्तनत के किंग लिया करते थे। और इसके टाइम पे भी मंगोल इवेजन होने शुरू हो गए। मंगोल, तो इसने अपनी एक स्टैंडिंग आर्मी बनाई, स्टैंडिंग आर्मी। तो हम 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 1 मिनट बाद या 2 हार्डली 2 मिनट्स के बाद दोबारा इसी लिंक पे फिर जुड़िए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। इसी कुछ मिलिट्री कैंपेन और उसकी आखिरी लाइफ देखते हैं कैसे निकलती है। और अपने डाउट्स आप इसमें अगले सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं।